अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जा कहीं होंगे, खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब, इस सर्दी को तो हम कहीं ना कहीं इंजॉय तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इस सर्दी से बहुत सारे लोग परेशान भी हैं और बीमार भी होते जा रहे हैं। बल्कि खुश्क सर्दी की वजह से ये जो वायरल इन्फेक्शंस है ये ज़्यादा फैलते जा रहे हैं। एक आधी बारिश हो जाती ना और हल्का सा मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाता तो ये तमाम तो जितनी भी बीमारियां हैं, वायरल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो फैलते जा रहे हैं, ये किसी न किसी हद तक कम हो जाते हैं। तो चूँकि बारिश नहीं बरस रही है और खुश्क सर्दी पड़ती जा रही है, फिर जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी के नरगे में हमारा लाहौर शहर है। अब तो धुंध भी छाना शुरू हो चुकी है, तो उसकी वजह से ये जो कॉमन कोल्ड है या जो फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम है, ये नहीं जा रहा है। मतलब जितनी मर्ज़ी इसकी रेमेडीज़ आप कर लें, जितनी मर्ज़ी दवाइयाँ खा लें, लेकिन ये जान ही नहीं छोड़ रहा है। पता नहीं क्या है। ऑब्वियसली पता तो है कि वेदर पैटर्न चेंज है, वेदर की वजह से जब तक बारिश नहीं बरसेगी, घर में भी ये डिस्कशन हो रही होती है कि बहुत खांसी हो रही है, बहुत नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, ये जा नहीं रहा, क्या करें। तो यही बहस हो रही होती है कि जब तक बारिश नहीं बरसेगी तब तक यही सूरत हाल रहेगी। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमने खुद ही करनी है वही है जो हम आपको बता रहे होते हैं कि जनाब आपने एहतियात बरतनी है। इतने लोगों का जो है ना वो गला ख़राब, टॉन्सिल्स का मसला इतना ज़्यादा हो रहा है खांसी कर कर के इस फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से। तो उसके लिए क्या करना है, एहतियात, सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात बरतनी है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं जिनका ख़्याल हम रख लें तो हमारी सेहत भी बरकरार रहेगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं हिकमत के हवाले से। और आज हमने आपको हिकमत में बताना है कि अगर आपको कोई भी एलर्जीज़ है, स्किन से रिलेटेड हैं, जिस तरह एक्जिमा हो जाता है, बहुत से लोगों को सोराइसिस का प्रॉब्लम होता है, ये स्किन की सारी प्रॉब्लम्स हैं, स्किन रिलेटेड है। और साथ ही साथ ड्राई स्किन इस सर्दी में, क्योंकि हम गर्म मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गर्म कपड़े पहन रहे होते हैं, पानी का इंटेक ज़्यादा नहीं होता हमारा, फिर गर्म पानी जो है वो उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम नहाने में, शावर लेने में, तो वो स्किन जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है और बहुत सारी इस तरह की एलर्जीज़ होने के चांसेस भी हाई हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम है तो आज का जो सेगमेंट आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाला है। तो प्रोफेसर इसहाक सुल्तान हकीम साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। हकीम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। हकीम साहब, आज हमने स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से बात करनी है कि हिकमत में उनका तरीका इलाज कितना मौसर है जिनको किया जा सकता है घर पे रहते हुए। हिकमत एक मुकम्मल साइंस है और इसका तरीका इलाज किसी भी मर्ज़ को जड़ से उखाड़ देता है। ठीक है। ये मर्ज़ को पैलिएट नहीं करता, ये मर्ज़ को दबाता नहीं है, बल्कि मर्ज़ की रूट काज को क्लियर कर देता है। हमारी अपनी एक पैरामीटर्स हैं तिब के कि ये बीमारी जो हमारी स्किन पर आई है, वैसे तो कहा जाता है ये वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, इसमें कुछ और भी इस तरह के इन्फेक्शन हो सकती हैं, अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन हमारी तिब कहती है कि इनके अपने मिजाज होते हैं, ये वायरस है, बैक्टीरिया है, वट। तो अब देखते हैं कि हमारे यहाँ जो इस मिजाज में जब कोई बीमारी आती है, हम उस मिजाज की जब हम तादील कर देते हैं, जो उस तरह के जो पॉइजनस मटेरियल हमारी बॉडी में रुक चुका होता है, जहरीले मादे रुक चुके हैं, जब उसे एक्सक्रीट कर देते हैं और लोकली तौर पर भी ऐसे ही मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं जो बेसिकली उस मिजाज के वायरस, बैक्टीरिया या फंगस को किल करने की सलाहियत रखती है, तो मर्ज़ मुस्तकिल तौर पर जड़ से ख़त्म हो जाता है और बार बार नहीं होता। जबकि दूसरे तरीके इलाज हम देखते हैं, जब तक एंटी एलर्जी मेडिसिन खाते रहते हैं, जब तक कोई स्टेरॉयडल क्रीम वगैरह यूज़ करते थे, मर्ज़ दबा रहता है, जैसे ही छोड़ते हैं अगेन वो वापस होता है। लेकिन तिब में ये थोड़ा इम्तियाज़ है कि वो मर्ज़ को जड़ से ख़त्म हो जाता है। अच्छा, फिर हम सोराइसिस से आगाज़ कर लेते हैं कि सोराइसिस भी आजकल बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, बहुत से लोग इसका शिकार हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या ऐसी रेमेडीज़ हैं या नुस्खे हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है? बेसिकली अगर आप मॉडर्न पैथी में देखें तो कहते हैं जो है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है।
आपकी बॉडी में कोई वायरस आया, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बने और उन एंटीबॉडीज ने आपके स्किन को अपना भी एक फॉरेन बॉडी समझ के उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसके सेल्स को डेड करना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है उस पर खारिश होती है, उसके बाद स्केल्स आती हैं, छिलके बनते हैं, वाइट बनते हैं और समझ इतनी खारिश होती है कि दिल करता है बस खुजाते चले जाओ। इवन के जब तक उसमें से ब्लड नहीं निकल आता तब तक मरीज़ खुजाता रहता है और आज ये पर उसको कुछ वक्त तब सुकून आ जाता है और उसके लिए फिर क्या दिया, उसको मर्ज को दबा दिया जाता है, उसको स्टीरॉयड मेडिसिन दे के दबा दिया। कहते हैं वायरस के इलाज स्टीरॉयड्स हैं, लेकिन तिब क्या कहती है कि बेसिकली ये खुश्की और तेज़ाबियत का मर्ज़ है। वो लोग जो ऐसी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर खुश्की और तेज़ाबियत ज़्यादा है, जैसे कि मैं कहूँ कि बीफ के इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया है, उन्होंने तुर्क चीज़ों के इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया है, उन्हें अचार वगैरह के इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया है, बैंगन करेले इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, पानी के इस्तेमाल बहुत कम करते हैं और जिसकी वजह से स्किन फर्दर ड्राई हो जाती है, उनका खून गाढ़ा हो जाता है, उनके जिल्द के मसामात बंद हो रहे होते हैं। अगर ऐसे मरीज़ को हम गर्म इलाज कर दें, गर्म अद्वियात दें, खुश्की का इलाज हम गर्मी से करेंगे। ठीक है, खुश्की के जब गर्मी जिस्म के अंदर बढ़ती है तो क्या पोर्स खुलना भी शुरू हो जाते हैं और खाने की और लगाने की ऐसी अद्वियात हमारे पास मौजूद हैं जो बिल्कुल मर्ज को जड़ से ख़त्म कर देती हैं। सही है। तो उसके लिए बड़े सिंपल सी है चीज़ें, बड़े सादा से, इनका लंबे चौड़े नुस्खे नहीं बताता, 2-2 3-3 अज्जा पे होते हैं जो हमारा जो व्यूवर है वो आसानी से वो परचेज़ भी कर सकते हैं, उसके समय में भी आता है, वो यूज़ भी कर सकते हैं। उसमें आपने लेना क्या है कि आपने सबसे पहले ये नमक आपके घर में होता है जिसे आप ये पिंक सॉल्ट कहते हैं, ये ज़हन में रखिए, पिंक सॉल्ट। एक हिस्सा आपने ये लेना है, 3 हिस्सा आपने अजवाइन देसी लेनी है जो आमतौर पे आजकल चूँकि फ़िश का मौसम है लोग अब से घर में लगाते हैं, मैं फ़िश को ये लेना है। और तीसरे नंबर पर आपने ये गंधक लेना है, ये स्पेशल गंधक जो एडिबल है, गंधक जिसे सल्फर कहते हैं, ये इसको हम कहते हैं गंधक आंवला सार। ये स्पेशल ऐसी गंधक है जो आपको नुकसान नहीं देती और आपके जिस्म से खुश्की तेज़ाबियत से पैदा होने वाले मादों को खारिज करती है। ये भी आपने 3 हिस्से लेनी है, तीनों चीज़ों का अलग अलग पाउडर करके मिक्स कर लीजिए और उसके बाद आप इसको जो है आधी चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा लीजिए। लेकिन इलाज में ये देखना है कि आपने बॉडी के अंदर खुश्की नहीं होने देनी। इन्हीं 3 चीज़ों का फाइन पाउडर किया हुआ आपने अगर ये 10 ग्राम है तो इसको 50 ग्राम सिंपल वैसलीन के अंदर मिक्स कीजिएगा और उसको लोकली तौर पे अप्लाई कीजिए, ताकि क्योंकि खारिश तब होती है जब ये स्किन ड्राई होती है। अच्छा, ये खाने वाला नहीं, ये अप्लाई करना है? खाने वाला भी यही है, लगाने वाला भी यही है। अच्छा, इसमें यही तो क्वालिटी है इस मेडिसिन के, लोकली तौर पे भी ये काम करेगा और इंटरनल तौर पे भी ये काम करेगा। सही है। तो खाने से अंदर से तेजाबी मादों का अखराज हो जाएगा और लगाने से खुश्की और तेजाबियत यहाँ पे खत्म होकर स्किन आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। और ऐसा मर्ज है, यकीन जाने, एक पैच बनता है और फैलते फैलते पूरी बॉडी पे फैल जाता है और खासतौर से जब ये हमारे सर में आता है तो वहां तक बाल तक उड़ा देता है, हमारे जोड़ों में आता है तो हमें अपहज कर देता है, हम चलने नहीं, तो इस तरह का सोराइसिस अर्थराइटिस हो जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह की बहुत सारी कमी और फैलता है, फिर एक से दूसरे को भी मिल लगता है। अच्छा, दूसरा हकीम साहब, ये कब कब खाना है और कितनी देर खाना है? ये जब आप ठीक हो जाए 3 से 4 हफ्ते मैक्सिमम। लेकिन आपने खट्टी चीज़ें, तली चीज़ें, पराठा वगैरह, आजकल जितनी ऐसी खुश्क चीज़ें, गर्म चीज़ें, सॉरी ये खुश्क चीज़ें और तुर्क चीज़ें, उनसे अवॉइड करना है। और ये खाने के बाद खाना है कैप्सूल, या खाने के बाद खाएंगे, आधा घंटा बाद सुबह दोपहर शाम, या तो 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल कर लें। अगर कैप्सूल आपके पास नहीं है तो चाय वाला चम्मच आधा, ठीक है, दिन में 3 से 4 मरतबा सिंपल पानी, यानी गर्म पानी हो, ठंडा पानी आप इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया जनाब सोराइसिस का, अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए। अच्छा, एक्जिमा भी बहुत ज़्यादा है सोराइसिस के साथ साथ, अब एक्जिमा के लिए क्या किया जाता है? एक्जिमा के बारे में भी यही कंसिडर किया जाता है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसने स्किन के ऊपर हमारे अटैक कर दिया है। लेकिन तिब क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, ये गर्मी खुश्की का मर्ज होता है, जिसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी वो स्किन सबसे पहले तो रेड होती है, उसमें छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बनती हैं, उनके अंदर पे पी पैदा हो जाती है और वो पी पे ऐसे उसमें खारिश भी होती है और वहाँ से मवाद निकल के जहाँ लगता है वहाँ पर मजीद वो आगे दाने बनते चले जाते हैं और वो फैलता चला जाता है और उसमें इतनी हीट निकलती है कि बंदा परेशान हो जाता है, आग इतनी कहाँ से लग गई। तिब के अंदर इसको नार फारसी कहा जाता है, जहन्नम की आग इतनी हीट देती है और बड़ी स्पीडली ये फैलती है। इसमें हम क्या ऐसी चीज़ें थी जो रतूबात ज़्यादा पैदा करने वाले हैं। गर्मी का इलाज रतूबात है, ऐसी दवाएं देंगे जो जिसमें रतूबात पैदा कर दें,
जो जिस्म से गर्मी का अखराज कर दें, जो जिस्म से ये तमाम यूँ समझो कि एक गोनोकोकल इन्फेक्शन है, एक सुजाकी मादा है, उसको जिस्म से खारिज कर दें तो आपका जिस्म नीट एंड क्लीन हो जाता है। अब उसके लिए खाने के लिए हमने क्या लेना है, एक तो लेना है आपने ग्लिसराइजा, जिसे हम मुलट्ठी कहते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट मिल जाता है मार्केट से, इसे एक्सट्रैक्ट ग्लिसराइजा या सत मुलट्ठी कहा जाता है। एक लेना है आपने, ये लेना है जी 3 हिस्सा, और सुहागा यानी बोरेक्स ये आपने लेना है, और इसको आपने तवे पे रखेंगे तो ये इसमें मॉइस्चर होता है, तवे पे थोड़ा सा भूनेंगे तो इसमें मॉइस्चर उड़ जाएगा और ये बिल्कुल वाइट इन कलर हो जाएगा। अच्छा। जैसे मकई के दाने खिल जाते हैं इस तरह का बन जाएगा। ये आपने लेना है 2 हिस्सा। और तीसरी चीज इसके अंदर फिर आपने लेना है गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार एक वहद रेमेडी तिब के अंदर है जो बहुत ज्यादा ब्लड प्योरीफायर है और ये स्किन के रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स को ठीक कर देती है। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपने ले लेनी है और इनका अलग अलग पाउडर कर लेना है और फिर इनको मिक्स करके चाय वाली आधी चम्मच, बड़ों के लिए ये डोज बता रहा हूँ, दिन में 3 दफ़ा पानी से ले लें। ताज़ा पानी से लें, गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब लगाने के लिए भी हमें एक ठंडी चीज़ चाहिए इसके लिए। अब वो क्या है कि बड़ी सादा सी हर जगह कैम्फर या काफूर, आपने 10 ग्राम काफूर लेना है और उसमें 1 हिस्सा अगर वो लिया है तो 15 हिस्से उसे आपने पंपकिन जो है ऑयल, पंपकिन सीड ऑयल जिसे हम कद्दू का तेल कहते हैं, ठंडा होता है, उसमें मिक्स कीजिए और वो जहाँ पर आपको एक्जिमा है वहाँ पर लगाइए। लगाते ही सुकून हो जाएगा, ठंडक हो जाएगी, ऐसा तमाम उसके ब्लिस्टर्स ख़त्म हो जाते हैं। पीप इसके खाने से ठीक होती है, लगाने से उसके जो जख्म बने होते हैं विद इन डेज वो हील अप हो जाते हैं। और इस तरह वो यह इस अज़ियतनाक तकलीफ जिसकी मन घिन आती, कोई देखता भी है इतनी पीप बह रही है, इतना बिल्कुल ऐसे ही है, चले वो एक उससे ठीक हो जाता है। अच्छा, दूसरा एक्जिमा के हवाले से हमने बात की, हमने सोराइसिस के हवाले से बात की है। एलर्जीज वैसे भी लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाती है कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बॉडी के ऊपर हो रही है, सर्दियों में ख़ास तौर पर खारिश होना शुरू हो जाती है और वो इतनी खारिश करते हैं कि अंदर से ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? इसमें मैं ये बता दूं, आमतौर पर अब तीसरी जैसे हमने फंगस की बात कर ली, सोराइसिस की बात कर ली, एक्जिमा की बात करी, अब हम इसमें फंगस एक चीज़ आ जाए तीसरी, जिससे जो बीमारी होती है जिससे हम दद्दर कहते हैं और बड़ा ही वो अजीब से छोटे छोटे गोल दायरों की शक्ल में ही होता है और फैलते फैलते पूरी बॉडी पे फैल जाता है। एक फंगल इन्फेक्शन है, तिब्बकी इसे दद्दर भी कहते हैं, ददरी भी कहते हैं, रिंग वॉर्म भी कहते हैं। तो बेसिकली ये रतूबात की ज़्यादती से होता है। अच्छा, अब जब अगर हम रतूबात का जो एक्स्ट्रा बॉडी में उसका अखराज कर लें तो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, उसके लिए खाने के लिए आपने ये देना है कि बड़ी सादा सी चीज़ें आपके पास है। आंवला ड्राइड फॉर्म में मिल जाते हैं मार्केट में, आपने ये लेना है 2 हिस्सा। ये हलीला स्याह, ये हरड़ की एक किस्म होती है, छोटी होती है, इसका कलर बिल्कुल ब्लैक होता है, यानी इस तरह ये होती है, ये छोटे छोटे होते हैं, इसमें गुठली नहीं होती इसके अंदर, इसको हलीला स्याह कहते हैं। आपने ये 3 हिस्सा लेना है और तीसरी चीज़ फिर इसके साथ आपने मिलानी है गंधक आंवला सार। ये बेसिक रेमेडी आपकी स्किन के लिए है, ये भी 3 हिस्सा। तो ये तीनों चीज़ें आपने जिस रेशो में बताई हैं लेके आपसे पाउडर कर लीजिए और मिक्स कीजिए और चाय वाली आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कीजिए। अब रिंग वॉर्म के लिए बड़ी क्रीमें लोग यूज़ करते हैं, कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं लेकिन दबती है फिर हो जाती है। एक ऐसा आपको मैं इसके लिए रेमेडी बताता हूँ जो आपके घर में, हर घर में मौजूद है। ठीक है, वो क्या चीज़ मौजूद है आपके घर के अंदर? आपके घर में कपड़े धोने वाला सोडा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, आम हर दुकान से मिल जाता है। ठीक है, 1 हिस्सा आप वो ले लें और 4 हिस्सा वैसलीन ले लें। ठीक है, उनको दोनों को मिक्स करके क्रीम बना लें और दिन में 1 मरतबा रिंग वॉर्म या दद्दर के ऊपर हल्का सा अप्लाई कर दें। इसे 3 दफ़ा अप्लाई करने के बाद वो स्किन हल्का सा इससे डार्क कलर में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप इसको छोड़ दीजिएगा। फिर आप सिंपल क्रीम इसके 2-3 दिन लगाएंगे तो वो जो डार्क स्किन थी वो आराम से ऊपर से उतर जाएगी और उसके बाद आप स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी और फंगस से हमेशा के लिए ठीक हो। कितना? 5 रुपए की दवा के सही है, ये आप उसके ऊपर लगा सकते हैं क्रीम के शक्ल में। ओके, ये लाइलाज मर्ज नहीं है। ठीक है, ये चंबल के लिए है और ख़ासतौर पर एक्जिमा के हवाले से भी हमने बात की, हमने सोराइसिस के हवाले से बात की, स्किन के हवाले से बात की कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हिकमत में भी इसका इलाज मौजूद है और बहुत ही फ़ायदेमंद है, कारआमद है। जो आप बाकी जगहों पे जाके इतने पैसे लगा रहे होते हैं वो कम पैसों में आप घर में भी उसका
इलाज कर सकते हैं इन तमाम तर बीमारियों का। हमारे साथ प्रोफेसर इसहाक सुल्तान हकीम साहब मौजूद है। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू कि आप आए, इसके ऊपर बात की। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं कानून पर अमल दरामद के हवाले से। और गुज़श्ता 2 हफ्तों से ट्रैफिक पुलिस सरगर्म है और शायद यही वजह है कि धड़ाधड़ चालान भी हो रहे हैं। और ट्रैफिक पुलिस के दस्तयाब इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 10 दिन में सिर्फ लाहौर में 56,000 से ज़ायद के चालान टिकट्स जारी किए गए हैं, जो इस हवाले से अपनी तर्ज का शायद एक मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किया गया हो। यानी लाहौर में गुज़श्ता 10 रोज़ में रोज़ाना की बुनियाद पर 5,600 से ज़ायद चालान टिकट्स जारी हुए हैं, जबकि पंजाब भर में 5 रोज़ कबल के दस्तयाब डेटा के मुताबिक 3,94,000 से ज़ायद के चालान टिकट्स जारी किए गए हैं। अब हज़ारों नादहिंदा गाड़ियां भी बंद की गई हैं। ये तो हुआ मैनुअल सिस्टम, जबकि ई चालान के जो नंबर्स हैं इससे बहरहाल कहीं ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। अब लोग जो है वो सोशल मीडिया पर ये पूछ रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि सेफ़ सिटी से होने वाले जो चालान हैं पर या तो हमें उसके वाले से मोबाइल पर मैसेज आना चाहिए या घर के एड्रेस पर चालान टिकट मिले तो हम एटलीस्ट मुस्तकबिल में एहतियात तो करें ना कि हमारे चालान हो रहे हैं। भारी जुर्माने रोज़ाना हज़ारों चालान किए जा रहे हैं। इससे सोसाइटी का आखिर क्या बनेगा? क्या एक तो इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ रिंग रोड पर पेश आया एक अनोखा वाकया जिसमें FIR दर्ज की गई है, उस पर बात करते हैं। वो मामला ये है कि रिंग रोड अथॉरिटी ने गुज़श्ता रोज़ पैदल रिंग रोड क्रॉस करने वाले एक शहरी पर पर्चा दे दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह भी बहस शुरू हुई है कि क्या अब पैदल चलने वालों पर भी पर्चा होगा, मतलब हर चीज़ पर पर्चा होगा, ये कैसा है, ये कैसी पॉलिसी लेकर आई गई है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ CCD के हवाले से भी बात करेंगे जनाब। वाक़यात में मुबैना पुलिस मुकाबलों पर भी बात करेंगे, क्योंकि तमाम तर मुकाबलों के बावजूद हमारा जो क्राइम ग्राफ है वो नीचे क्यों नहीं आ रहा है? क्या जराइम करने वाले CCD का कोई खौफ रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर जुर्म भी जारी है और फ्रॉड्स भी किए जा रहे हैं। अभी कल ही जिस तरह हमने ये खबर भी आपको बताई थी कि इचरा में सराफा बाज़ार का जो ताजिर है वो 20 किलो सोना लेकर गायब हो गया है। तो ये सब मामला क्या है? तो सबसे पहले शुरू हम करते हैं चलानों के हवाले से कि जो धड़ाधड़ चालान किए जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी और क्या पॉलिसीज़ नहीं लेकर आई गई हैं? तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं आपकी। मुजाहिद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मुजाहिद साहब, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराने का क्या ये सिर्फ वाहिद तरीका रह गया है कि हमने धड़ाधड़ चालान करने हैं और किसी का भी चालान कर देना है, ये नहीं देखना कि उसकी गलती है या नहीं है? देखें, जो चालान का सिलसिला है वो हुकूमत पंजाब का जो नए कवानीन ट्रैफिक के हवाले से बनाए गए हैं उस पर अमल दरामद करने के लिए है, लेकिन कुछ उसमें फ़ैसले ऐसे भी हुए थे क्योंकि ये फ़ैसले उजलत में फौरी तौर पे किए गए थे। तो उसमें जैसे स्टूडेंट्स का था एक मामला के FIR जो हैं वो बच्चों का कैरियर ख़राब करने के लिए पुलिस ने वो भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन रिएक्शन उसका इस कदर ज़्यादा आया सोशल मीडिया पे सिविल सोसाइटीज़ के लोगों ने, और फिर हुकूमत को इस पे नज़रसानी करनी पड़ी। और अच्छा भी इकदाम था, करना भी चाहिए था कि उन्होंने वहाँ पे FIRs की रोकथाम कर दी स्टूडेंट्स की हद तक, कि जो कुछ स्टूडेंट हैं या स्मार्ट लाइसेंस बनाए जाएंगे, वो सारा एक मामला सामने आ गया। लेकिन दूसरी जानिब अब आप ये देखें कि ट्रैफिक को रवां दवां रखना भी ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन इस वक्त सिर्फ फोकस इस तरफ है कि जो कोई बगैर लाइसेंस के सीट बेल्ट पहने हेलमेट के बगैर बाइक पे आपको नज़र आता है तो आप उसको फौरी तौर पर चालान कर दें। और चालान की शरह या उसकी रकम में इजाफा इसलिए हमें अब ज़्यादा दिखाई देता है कि आप उसकी जो जुर्माने की रकम है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, गाड़ियों को बड़े ज़्यादा हैवी जुर्माने होने लग गए, और इसी तरह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले थे उन्होंने भी एहतजाज किया, वो सारा कुछ किया। ये फैसले इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इस तरीक़ेकार से इस तरह से लोग बिलबुला उठे हैं जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया। मेरा ख्याल है कि नेक नामी करने के लिए, हुकूमत की नेक नामी करने के लिए इसमें
थोड़ी सी रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन भी और प्लानिंग की भी अशद जरूरत है, बिकॉज़ प्लानिंग का फुकदान है इन चीजों के अंदर। पे हाँ सारा जी। कुछ फिर वो होता नहीं हो सकता नहीं है, हो फिर सकता। सीसीडी में और ट्रैफिक पुलिस में कोई फर्क नहीं रहेगा मेरे ऐसे, ख्याल से, बिल्कुल। खौफ क्योंकि दोनों ने फैलाया हुआ है, हाँ। वो जैसे आपने भी कहा है। लेकिन प्लानिंग का नाकिस प्लानिंग है इस सारे मामले के अंदर, कोई प्लानिंग नहीं की गई है कि किस तरह रिलैक्सेशन देंगे। प्लानिंग के साथ आते हैं तो इसका निफाज मजीद बेहतर हो जाता था, लेकिन देखते हैं कि मजीद इसकी चीज़ें किस तरह सामने आती हैं, लोग और कितना आग बगोला होते हैं इन तमाम तर चीज़ों की वजह से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, सीसीडी के ऊपर बात कर लेते हैं। एक ट्रैफिक पुलिस ने खौफ फैलाया, दूसरा सीसीडी ने खौफ फैलाया हुआ है, लेकिन फिर भी डकैतियाँ भी हो रही हैं। डाकू जो हैं वो जैसे सराफा बाज़ार का जो सदर था वो 20 किलो सोना लेकर फरार हो गया। इस तरह बाकी चीज़ें भी, लोग भी लुट रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, मर भी रहे हैं लोग। सीसीडी का खौफ कहाँ है? हाँ मुनीबा, सीसीडी का खौफ कहाँ है? बड़ा अच्छी बात आपने की कि सीसीडी का खौफ बिल्कुल है। तमाम लोग भाग रहे हैं, डर रहे हैं, वो लोग जो क्रिमिनल हैं। ठीक है, ठीक है। हमने सीसीडी ये तवक्को की थी कि एक सिस्टम बनेगा, पंजाब का सिस्टम बनेगा। वज़ीर आला पंजाब जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं वो बिल्कुल चाहती हैं कि शहरी महफूज रहें। वो ख़ासकर ख़वातीन के लिए वो चाहती हैं कि बड़ा साफ़ सुथरा पंजाब हो और इसमें किसी खातून के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको बर वक्त इंसाफ मिले, ये वो चाहती हैं। सीसीडी की जहाँ तक बात है कि पहले इन्होंने कहा कि तमाम शहरों में पूरे पंजाब में जो क्रिमिनल लोग हैं उनको किया जाए। उन्हीं बार इसमें एक सबसे दिलचस्प बात ये आई, ये जो पहला फेज़ उनका गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने डकैतियाँ की, जिन लोगों ने डाके मारे, जिन लोगों ने ख़वातीन को लूटा, जिन लोगों ने शहरियों को लूटा और वो लूट के रकम ले गए, अब वो लोग मुबैना पुलिस मुकाबलों में साथियों की फायरिंग से मर तो गए, हाँ। लेकिन जो शहरियों के साथ डकैतियाँ वो होती कहाँ रही, गई है? वो रिकवरी? रिकवरी कहाँ है? रिकवरी नहीं हुई वो लोगों रिकवरी लोगों को नहीं मिली। किसी सही। के साथ किसी ने 50 लाख की डकैती की, किसी ने 10 लाख की या जो कुछ भी जो हुआ, भी है, राजधानी की हाँ। भी वारतें हुई, वो तो उनकी रिकवरी नहीं हो ठीक सकी। है। तो क्या ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सिर्फ एक इनको यही लाइसेंस देना काफ़ी है कि साथी आए और साथी फायरिंग का गोलियां तबादला चलाएं और जो है ना वो अपने साथी को फिर मार इसी के में चले जाएं। एक वाकया ये भी पेश आता है, AVLS जो एंटी व्हीकल स्टाफ है उसको भी चूंकि मर्ज किया गया हुआ है सीसीडी में, तो लोगों की करोड़ों रुपए की गाड़ियां, लोगों की लाखों रुपए की मोटरसाइकिलें, जो चोर जो गैंग वो ले गए चोरी करके, वो भी मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे गए। उनकी गाड़ियां कहाँ हैं? वो गाड़ियां कौन देगा? वो कौन, क्या वो कौन सी हुकूमती स्कीम ऐसी आनी है जिसमें उनको वो गाड़ियां मिलेंगी? रिकवरी नहीं हो रही, लोग मर रहे हैं, जुर्म करने वाले मर रहे हैं, इसमें लेकिन कोई दूसरी रिकवरी नहीं हो रही है। रिकवरी नहीं हो रही है। अगर कोई ये कहे कि लाहौर का ऑपरेशन पुलिस या दूसरा कोई विंग बहुत काम कर रहा है, तो कुछ नहीं हुआ। ये मैडम CM जो है उनको देखना चाहिए, इतने अच्छे फैसले, इतने अच्छे इकदाम कि वो कुछ कर रही हैं कि लोग उसको तस्लीम भी कर रहे हैं, लेकिन ये मेरिट पे नहीं हो रहा। उनको ये लग रहा है कि शायद जो सीनियर्स अफसरान उनको सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं, वो रिपोर्ट अच्छी नहीं है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, रिपोर्ट्स में कुछ और बताया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी ग्राउंड रियलिटी की, वो ट्रैफिक पुलिस के हवाले से हो जाए, CCD के हवाले से हो जाए, वो हम बात कर रहे थे। मुजाहिद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया था। मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू, इसके ऊपर बात की आपने। और ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम मुसलसल थकन और मायूसी का शिकार क्यों होते हैं और इसका असल हल क्या है? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप रात को पूरी नींद लेकर उठे हैं, मगर बिस्तर से जैसे ही निकलते हैं तो आपको ऐसा फ़ील होता है जैसे आपने सदियों से आराम नहीं किया है? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि इतवार का दिन, जो छुट्टी का दिन होता है, गुजर जाए, छुट्टी ख़त्म हो जाए, मगर आपका जो दिमाग है ना उसका बोझ हल्का ना हो? और सबसे खौफनाक सवाल कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ज़िंदा तो हैं, मगर आपके अंदर कुछ जो आहिस्ता आहिस्ता मरता जा रहा है?
अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो घबराना नहीं है आप लोगों ने। पहले तो आपने नहीं घबराना है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आप इस दौर की उस नस्ल का भी हिस्सा हैं, जैसे माहिरीन जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इनको द बर्न आउट जनरेशन कहते हैं। हम अपने इर्द गिर्द ऐसे नौजवानों को देखते हैं जो बज़ाहिर देखने में तो बिल्कुल हमें ठीक नज़र आते हैं। उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं, हाथ में उन्होंने महंगा फ़ोन पकड़ा होता है जिसकी मालियत लगभग 2 से 4 लाख रुपए होना तो मामूली सी बात है। चेहरे पर उन्होंने मुस्कुराहट भी सजाई होती है, मगर उनकी गुफ्तगू में एक ही बात नज़र आती है कि मैं थक गया हूँ, उकता गया हूँ, बोर सा हो गया हूँ, बस दिल करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाऊँ। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो जिस्मानी मुशक्क़त के बग़ैर ही क्यों टूट रही है, क्यों मसाइल की शिकार हो रही है, मसाइल कहाँ पर आ रहे हैं, उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को हम आज एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, फिर उनका हल निकालने की भी कोशिश करेंगे। और इस पर बात करने के लिए फ़हद काज़मी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं, तो उनसे बात करते हैं। फ़हद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक्स अ लॉट। आप खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फ़हद साहब, सबसे पहले तो ये जो टर्मिनोलॉजी आजकल यूज़ की जा रही है, द बर्न आउट जनरेशन, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सही है कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह आपने बहुत ही शानदार इंट्रो के अंदर भी फरमाया, हम एक ऐसे ज़माने के अंदर हैं जहाँ पे हर कोई बोर है, हर कोई थका हुआ है, डीमोटिवेटेड है बुनियादी तौर पे। और जो आप इंट्रो के अंदर फरमा रही थी, बिल्कुल ऐसा ही अंदर अंदर कुछ मर रहा है, कुछ है जो जिसका पता नहीं चल रहा हमें। हाँ। लेकिन ये जो मौत है, ये किसकी मौत है? ये इम्पोर्टेंट सवाल है ना। देखें, जब तक हमारा कोई स्पिरिचुअल नज़रिया नहीं होगा, हम अपनी डीमोटिवेशन को ख़त्म नहीं कर सकते। मैं एक बड़े तनाजुर में इस वक्त बात कर रहा हूँ। ठीक है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारा स्पिरिचुअल नज़रिया इस्लाम है। बहुत से लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते होंगे, बुद्धिज़्म को फॉलो करते होंगे, किसी रिलीजियस स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी को फॉलो करते होंगे। मॉडर्न ज़माने ने आपसे आपका नज़रिया, आपकी रूहानी असास छीन ली है। जब रूहानी असास आपसे छिनती है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, और आपके पास वो एंकर नहीं है जिससे आप जुड़कर अपनी जो एनर्जीज थी वो उनको कल्टीवेट कर सकते थे, तो आप ये इस तरह की डीमोटिवेशन, इस तरह की आपको लैग्स नज़र आएंगे। इन सारी बीमारियों का, जितनी बीमारियों का आपने यहाँ पे तस्करा किया है, इनका हल ही दोबारा स्पिरिचुअल होने से है। हमें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। अगर आप तारीख़ के अंदर नज़र दौड़ाएं, पुराने माशरों के अंदर जाएं, हर रूहानी माशरा, उधर आपको इत्मीनान नज़र आएगा। बेशक। यानी आप देखें कि इस वक्त दुनिया के अंदर वेल्थ बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, मगर इत्मीनान नहीं है। वो एक रैट रेस लगी हुई है, कट थ्रोट कंपटीशन है। लेकिन आप 100 साल पहले जाएं, किसी भी माशरे में जाएं, तो अगर वो किसी नज़रिए के साथ और रूहानी नज़रिए के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर एक रैट रेस नहीं है, इत्मीनान है। वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी, कुछ ना कुछ आपको सेटिस्फैक्शन नज़र आएगी। आप पाकिस्तान के नॉर्थ में जाएं, नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, और छोटे छोटे गांव हैं, सबसिस्टेंस लेवल के ऊपर जी रहे हैं, गैजेट्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक सुकून है। आपको लगता है वक्त थम गया है। ऐसे ही है, बिल्कुल। वक्त का जो क्लॉक है, हम लोग भी तो यहाँ से सुकून लेने जाते हैं ना, उधर सुकून लेने जाते हैं, नॉर्दर्न एरिया चलें जी, थोड़ा सा रिलैक्स होके आते हैं। और वो जगह जो कम टूरिस्टी है, वहाँ पर सुकून ज्यादा है, इत्मीनान ज्यादा है। बहुत से गोरे जो एडवेंचर्स करते हैं, वो ऐसे ऐसे डेजर्ट्स में निकल जाते हैं, वॉक्स पे, ट्रेल्स पे, टेक्नोलॉजी को कट ऑफ कर देते हैं, नॉन इंटरनेट जोन्स में घुस जाते हैं। तो क्या मिल रहा है उनको? इत्मीनान मिल रहा है। तो देखें, जो चीज़ मर रही है ना अंदर, वो हमारी स्पिरिट है, हमारी रूह है। रूह के बगैर, रूह की अंडरस्टैंडिंग के बगैर आप लोग मोटिवेशन इख्तियार नहीं कर सकते। अगर मैं इसको थोड़ा सा चलें इस्लामी एंगल भी दे दूँ, तो जब रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि इत्मीनान कल्ब ज़िक्र रब के साथ जुड़ा हुआ है, वो इत्मीनान आपको सेलुलर नेटवर्क्स में नहीं मिलेगा, वो इत्मीनान आपको ज़्यादा महंगा फ़ोन रख के नहीं मिलेगा, महंगी गाड़ी मिल के रख के नहीं मिलेगा। वो इत्मीनान हकीकतन आपको रब के साथ कनेक्शन में मिलेगा। क्या आर वी रेडी फॉर दैट कनेक्शन?
दैट्स द $1 million क्वेश्चन। क्या मेरा मज़हब पर बात करना मुझे फंडो बना रहा है, मुझे ऑर्थोडॉक्स बना रहा है, मुझे कंजर्वेटिव बना रहा है, मुझे अनकूल बना रहा है? तो अगर मैं मज़हब को अनकूल समझ रहा हूँ तो फिर एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डीमोटिवेशन, बोरियत तो आजकल हो ही और एहसास हमारा मर रहा है। हम लोग अगर महफिल में बैठे हुए हैं, जो एलीट क्लास जिनको कहा जाता है, वो महफिल में बैठे हुए हैं, तो अगर वहाँ पर कोई मज़हब की बात हो रही है या कोई ऐसा अटायर पहन कर आ गया है तो वो तो उसको अनकूल ही समझते हैं ना। वो कहते हैं ये क्या है, ये तो हमारी सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया है। बिल्कुल। तो ये देखें अनफॉर्चुनेट है, और ये मॉडर्निटी का जो पूरा एक निज़ाम है जो पूरे दुनिया के अंदर है, अमेरिका में, वेस्ट में, मगरिब में, डिस्पाइट, इस बात को बार बार एम्फसाइज करें कि डिस्पाइट के वो वेल्थ में, रिसोर्सेज में वो सोसाइटीज़ बहुत आगे हैं। आपको हैरानी होगी, स्कैंडिनेविया इज़ कंसिडर्ड, नॉर्वे, डेनमार्क, ऑल दीज कंट्रीज़, ये दुनिया की वेलफेयर स्टेट्स मानी जाती है। ऐसे है। और सुसाइड का सबसे ज़्यादा रेट स्कैंडिनेविया में है, जापान में है। मतलब भाई आपके पास हर सहूलत तो थी, मौजूद है, हर इम्यूनिटी आपके पास है, हर शय आपके पास है, तो क्यों कर रहे हैं सुसाइड? रिश्ते क्यों नहीं मुस्तकिल हैं? वो एब्सेंस ऑफ रूहानियत है, एब्सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। आपको कहीं भी, मतलब मैं अगर वसीतर तनाजुर में बात करूं तो बुद्धा की तालीमात में भी इतना पुल है कि वो आपको एक रूहानी इर्तका देता है और मॉडर्निटी का मुकाबला करने की सलाहियत देता है। मसीह की तालीम में वो पुल है अलैहिस्सलाम कि अगर आप क्रिश्चियन हैं, ठीक है मेरा मजहबी तौर पे आपसे इख्तलाफ हो सकता है, मगर वो आपको इस दुनिया की मॉडर्निटी के चैलेंजेस को फेस करने के लिए एक अल्टरनेटिव स्पिरिचुअल इम्पटस देता है। तो ये जो लादीनियत है या मादियत, मटीरियलिज्म की ऑनस्लॉट है, जिसने हम जिस जनरेशन के अंदर हैं खुद भी, हम खुद भी इसका शिकार हैं, आने वाली जनरेशन उससे भी बहुत ज़्यादा है, और देयर इज़ नो एंड टू इट। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, अगले दिन मैं पढ़ाता भी हूं तो अपने स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो वो किसी गेम का मुझे बता रहे थे और वो कहते हैं सर इसकी जो गेम है, इसके जो ग्राफिक्स हैं, ये जो बुर्ज अल खलीफा है ये $1.5 अरब में बना है। ये गेम $2 अरब की बनी है। इट इज जस्ट अ गेम। उसके ग्राफिक्स $2 अरब में सिर्फ वो एक वर्चुअल चीज बनी है, और एक एक बच्चा उस गेम के अंदर है, और पता नहीं उसके अंदर क्या स्टेजेस हैं, पता नहीं किस पे खेलेंगे तो क्या होगा। अब वो पूरी यूथ उसके ऊपर है, यानी $2 बिलियन जस्ट ऑन अ वर्चुअल रियलिटी। तो आप बच्चों को जब एक ऑल्टरनेटिव रेल में भेज देंगे जिसका इस दुनिया के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली वो जो स्पेल खत्म होगा 5-6 घंटे का, और आपने दुनियावी तौर पे सोना भी है और आपने लेटना भी है, तो you will be burnt out. You would have done nothing. You would have achieved nothing. Nothing productive on ground. और फिर आप डीमोटिवेटेड ही होंगे, डिप्रेस ही होंगे, अल्टीमेटली एंजाइटी में जाएंगे। लेकिन इसका कोई हल है हमारे पास कि नहीं है? क्योंकि हम खुद भी इसका, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इसी जनरेशन का शिकार, अगर हमारे यंगस्टर्स हैं इन चीज़ों का शिकार, तो हम भी तो यहीं पर रह रहे हैं ना, इसी दौर में जी रहे हैं, हमने भी उन्हीं से वास्ता पड़ना है, हमारा भी टेक्नोलॉजी से वास्ता पड़ना है, तो हम भी इस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं। देखिए हल क्या है फिर इसका? देखिए कोई शॉर्टकट हल नहीं है। पहली बात तो ये है कि एक लॉन्ग टर्म, एक आप जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो बीपी की गोली तो देता है, लेकिन वो कहता है लाइफस्टाइल चेंज करना है, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। एक लॉन्ग जर्नी है इस पे। युवाल हरेरी बहुत मशहूर हमारे दौर का ऑथर है, वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। अच्छा। वो कहता है कि मैं 2 महीने की रिट्रीट करता हूँ और उस रिट्रीट के अंदर मैं टेक्नोलॉजी से कट ऑफ हो जाता हूँ। इज लाइक द वर्ल्ड, ग्लोबल वॉइस है बहुत बड़ी युवाल हरेरी। मैं कैसे जोन में चला जाता हूँ जहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं होती, एंड आई स्टे क्वाइट फॉर 2 months। आई डोंट टॉक टू एनीवन। मैं सिर्फ कॉन्टेम्पलेट करता हूँ, सोचता हूँ। अब देखें हर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा गए, अल्लाह ने उनको गारे हिरा में भेजा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जनाब खिज़र के साथ एक ऐसे जोन में चले गए। आपको कहीं ना ये जो आउटसाइड नॉइज़ है इसको रोकना पड़ता है, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को रीडिस्कवर करना पड़ता है। तो युवाल हरेरी जो आज का बंदा है, जो कि बेस्ट सेलर है, दुनिया उसका पढ़ती है, होमो सेपियंस, पता नहीं कितनी ज़बरदस्त उसकी किताबें हैं, वो कहता है 2-2 महीने साल में मैं चुप रहता हूँ, टेक्नोलॉजी से कट ऑफ वाले जोन में चले जाता हूँ। तो सबसे पहले हम खुद भी
बच्चे भी अपने स्क्रीन टाइम को तो कम करें ना। मैं खुद नहीं कर पा रहा, लेकिन हम सबको कलेक्टिवली एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनाएं कि जी 2 घंटे मेरे स्क्रीन टाइम है, इसके बाद नहीं होगा, या व्हाटएवर। स्क्रीन टाइम कम करें, टेक्नोलॉजी के जोन से बाहर आएं, ऐसी जगहों पे जाना शुरू करें जो नेचुरल हैं। वॉक्स पे, लंबी वॉक्स पे जाएं, फिजिकल एक्सरसाइजेस करें, अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल ऑल्टर करें, रीडिंग की तरफ आए। किताब बीनी बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब में स्ट्रगल लगती है ना आपके माइंड और ब्रेन के वो सेल्स वहां पे यूज हो रहे हैं जो इंस्टाग्राम की रील्स पे नहीं हो रहे। लेकिन वो जो स्ट्रगल है वो आपको एक अल्टरनेटिव, अच्छा जब आप किताब पढ़ेंगे तो किताब की स्ट्रगल आपको एक ग्रेटर सेटिस्फैक्शन देगी अल्टीमेटली। वो स्ट्रगल होगी पहले, वो आपके लिए आसान जोन नहीं है। और एक बात और है, एक कॉन्सेप्ट है हमारे मॉडर्न डे में स्किल वैरायटी का। मुख्तलिफ स्किल्स के कामों को करने की आदत डालें। जब आप एक तरह के काम करते रहते हैं बार बार तो आप बोरियत का शिकार होते हैं। तो आपका जो स्किल टूल है वो मल्टीपल होना चाहिए, आप मल्टीपली उसको डेवलप करते रहें। ठीक है। स्किल वैरायटी को एक्वायर करें। ठीक है। और इंसान के अंदर एक और चीज़ है, वो चाहता है कि उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिले। तो आप कोई ना कोई काम ऐसा करता रहें जिसमें आपको लगे कि मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ। आप हो सकता है वॉलंटियर करें, रजाकार बन जाएं, हफ्ते का एक दिन जाएं, स्पेशल चिल्ड्रन के साथ जाएं, किसी ऑटिस्टिक, और बहुत से कॉजेज जहाँ पर आप जाके कर सकते हैं वॉलंटियरली काम। तो ये पूरा एक लाइफस्टाइल चेंज है, ठीक है, जिसमें आप अपने इनर के साथ इनर कोर को रीडिस्कवर कर रहे हैं, जो कि इस वक्त गैजेट्स टेक्नोलॉजी के अंदर बिल्कुल मदगम हो चुकी है। बिल्कुल वही ना कि आप देखें कि आपके अंदर क्या चीज़ मर रही है, उसको जिंदा करने की कोशिश करें, और उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बाहर से आके आपका साथ नहीं देगा, खुद एहतसाबी आपको करनी पड़ेगी। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के अंदर, वरना फिर ये जो बर्नआउट जनरेशन की बात की जा रही है, हम भी एक नफ्सा नफसी के दौर से गुजर रहे हैं। हर कोई मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी गुजार रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ती जा रही है, समझ नहीं आ रहा होता क्या करें क्या नहीं, तो फिर वो यही होगा। तो जिस तरह फ़ाहद साहब आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही फ़ाहद साहब के साथ हमारी, तो फ़ाहद काज़मी साहब रिसर्च स्कॉलर हैं, बहुत शुक्रिया फ़ाहद साहब कि आप आए, इसके ऊपर बात की आपने। जनाब अब कुछ बात करनी है हमने ज़िंदगी के हवाले से कि ज़िंदगी के ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर हो सकती है। जिस तरह हम अपने करियर को परसू कर रहे होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, मनी को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, फ्रेंड्स होता है, फैमिली होते हैं, बाकी और चीज़ें होती हैं। ये समझ लें कि एक व्हील ऑफ लाइफ होता है हमारा, लेकिन इसमें किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, किसको किस जगह पर रखना है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हील ऑफ लाइफ को समझना कितना ज़रूरी है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर उसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए। तो इसके ऊपर बात करने के लिए अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, उनसे बात करते हैं। फवाद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। जागो लाहौर में क्या है, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। You don't sound एग्जैक्टली ये बस हमारे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, आपको पता है फ़ज़ाई आलूदगी बार कितनी ज़्यादा है, उसकी वजह से है। फ्लू जो है ना वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। खैर हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, व्हील ऑफ लाइफ। यस यस यस, व्हाट इज़ व्हील ऑफ लाइफ, और ये इसको समझना कितना ज़रूरी है हमारे लिए बल्कि सबके लिए? ये बहुत 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 ज़रूरी है। इसको हम देखें, यूजुअली हम जैसे कॉर्पोरेट लाइफ की बात कर रहे होते हैं, व्हील ऑफ लाइफ जो है वो एक पूरी लाइफ को जो है ना वो उसके गिर्द घूमता है। अच्छा, बल्कि आपकी लाइफ उस व्हील ऑफ लाइफ के गिर्द घूमती है। ठीक है। तो इसको समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है मुनीबा, जैसे आपने इंट्रो में बात की, हम समटाइम्स पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं, और मेरा ख्याल ये है कि अहमियत तो दे रहे होते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मेक मनी एंड हाउ टू मल्टीप्लाई मनी। आपको ये 2-3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। समटाइम्स आप देखेंगे कोई शख्स है जो कि हर जगह पे पैसे बचा रहा है, कहीं पे स्पेंड नहीं कर रहा, ना दोस्तों पर ना फैमिली पर, कहीं पर भी, लेकिन वो अपना कुछ बना भी नहीं रहा कोई सिग्निफिकेंट। तो आप देखते हैं कि यार फिर आप क्या करते हैं, तो यू गेट टू नो कि अच्छा वो बंदा सेविंग में बहुत अच्छा है। अच्छा, सेविंग इज़ अ ट्रैप, इट शुड बी देयर, इट इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ, होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ सेविंग कर रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई करने के लिए कोई ऑप्शन इख्तियार नहीं कर रहे, तो हर साल 4 से 5% तो इन्फ्लेशन हो रही है। तो आपके पैसे का वो सेव्ड मनी वो तो नीचे जा रही है। उसके साथ साथ अगर आपने सिर्फ घर पे रख छोड़ी है, या आप अगर कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे जिससे आपको 5% से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है,
फिर वो उतनी की उतनी है सस्टेन्ड है जितनी आपने रखी हुई है। सो स्टार्टिंग विद इट के इट इज़ नॉट अबाउट मनी ओनली, आपके पास और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनकी वैल्यू पैसे के बराबर या उससे ज़्यादा होती है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ इन 2026 आई मस्ट इनकरेज आवर व्यूअर्स टू डू दैट कि आप एक चॉकआउट कर लें प्लान पूरा, ऑनलाइन भी मिल जाता है, आप व्हील ऑफ लाइफ लिखेंगे तो आपको कई वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पे आप देख सकते हैं। आपने भी इसके ऊपर मैंने भी किया है और मैं उसी के बारे में पूछ रही थी कि ये है क्या, ये पूरा चार्ट जरा हमें समझाइए भी। जैसे मैंने भी ये अपना व्हील ऑफ लाइफ निकाला था, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह सा थोड़ा सा लगेगा आप लोगों को कि ये आप लोग भी करेंगे तो अभी साथ साथ बता भी देते हैं और दिखा भी देते हैं फवाद साहब कि ये क्या है। हाँ एग्जैक्टली, इसमें इसके ना इन्होंने साइंटिफिकली समझ लें, ठीक है। ये कि इस तरह का ये व्हील ऑफ लाइफ होगा जिसमें आपके, जैसे इसमें मेरी फैमिली के बारे में है लिखा हुआ है, फ्रेंड्स हैं, मनी के बारे में है, देन उसके ऊपर करियर है, स्पिरिचुअलिटी है, ये सारी चीज़ें हैं वो इसके ऊपर लिखी हुई हैं। तो अब इसका है क्या, किस तरह इसको हमने समझना है कि ये मामला क्या है, इस पे बात करते हैं। जी, इनका मकसद ये है कि आप हमारी ज़िंदगी, वी आर नॉट मशीन्स के एक चीज के लिए बनाया जाए और वही कर करके खराब होकर उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। ठीक है, ट्यूबलाइट है, ये ऑन होती है वही करती है, आप पानी वगैरह टूटी चलाते हैं वही सारी उम्र करके खत्म हो जाती है। हमारी एक मल्टी डायमेंशनल लाइफ होती है, चाहे वो कितना ही ऐसा शख्स आप समझ जिनको आप एवरेज समझते हैं, उसकी भी 5-6 डायमेंशंस हैं। तो ये व्हील ऑफ लाइफ कहता है कि एटलीस्ट देयर हैज टू बी 8 डायमेंशंस, राइट। उन 8 को आपको अपनी जिंदगी के नॉर्मल डे या मंथ और ईयर 8 हिस्सों में आपको डिवाइड कर लेना चाहिए। सही है। और इस व्हील ऑफ लाइफ में व्हाट यू डू इज, हर लाइन को आप 0 to 10 नंबर्स देते हैं, 1 2 3 4 10 तक। सही है। और कॉर्नर पे आप वो लिख लेते हैं, जैसे आपके सामने ये है, कहीं पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है, कहीं पर हेल्थ लिखा हुआ है, वो इस सारे जिंदगी की 8 डायमेंशंस के नाम लिखे हुए हैं। एंड देन ही सजेस्ट कि आप बैठें, जिस तरह आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया था, बैठें और देखें कि आपकी करंटली पिछले 1 साल में इन चीजों को आपने कितनी अहमियत दी। ये नहीं कि कितनी देनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मुझे पूछें तो मैं कहूँगा यार हेल्थ को सबसे ज़्यादा एफर्ट मैंने वो रैंकिंग देनी चाहिए शायद 10, लेकिन ना मैं फूड में माइंडफुल हूँ कि कौन सी फूड इनटेक है, ना मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ना मैं गुफ्तगू में माइंडफुल हूँ, तो मैं फिर मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में 2 या 3 नंबर अपने आप को दूंगा, 10 नहीं दूंगा। सो इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट यू शुड डू, इट इज अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। यहाँ से आप अपना व्हील ऑफ लाइफ को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। तो अगर हम 1 by 1 देखें क्विकली कि अगर आपने हेल्थ पे 2 या 3 मार्क्स दिए हुए, तो इसका मतलब है कि आपको करने की क्या जरूरत है। पहली बात ये, आप कर क्या रहे हैं। आप या तो लेट सो रहे हैं और लेट उठ रहे हैं, एक्सरसाइज पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। इसके अलावा आप फूड के बारे में माइंडफुल नहीं है, शुगर इंटेक वगैरह ज़्यादा है। आई वुड सजेस्ट मुनीबा का शो देखें ताकि आपको आइडिया हो कि कौन कौन सी चीज़ें। व्हाट्सएप अब नया साल आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, तो न्यू ईयर पे हम हर साल ये सोचते हैं कि नए साल में कुछ चेंजिंग लेकर आएंगे, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होंगी हमारी। तो अगर इस नए साल में व्हील ऑफ लाइफ को देखते हुए या उसके स्कोर्स को देखते हुए उसको हमें कैसे प्लान करना चाहिए? इसका बड़ा सिंपल मेथड है। सबसे पहले मैं हमेशा इस बात की आपके प्रोग्राम में एडवोकेसी करता हूँ, स्पेंड सम टाइम विद यू। जैसे आई ऑलवेज रेफर, अशफाक अहमद साहब ने एक दफ़ा एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तलावतुल वजूद। उनका था कि अकेले बैठ के तन्हाई में अपने आप से गुफ्तगू करें, अपनी अंदर से गुजरें कि मैं क्या करता हूँ, मेरी ज़िंदगी कैसे चल रही है। लोग कई दफ़ा पहाड़ों पे भी चले जाते हैं लेकिन सबके पास वक्त नहीं होता। इन शॉर्ट ये कि अपने साथ वक्त गुजारें, इस व्हील ऑफ लाइफ को डाउनलोड करके या अंडरस्टैंड करके अपने हाथों से ड्रॉ करें, और फिर आप अपनी नंबरिंग खुद करें कि मैं इस वक्त हेल्थ को कितना वक्त दे रहा हूँ, कितने मार्क्स दूंगा। अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है जिस तरह से, मैं मेंटल हेल्थ को और ज़िंदगी को अंडरस्टैंड करने के लिए कितना टाइम दे रहा हूँ। अगर मनी है तो क्या मैं सिर्फ सेविंग और जॉब करने को ही तो नहीं समझ रहा कि मैं अर्न कर रहा हूँ, तो मैंने कितना इसको अंडरस्टैंड करने में कितना टाइम लगाया। आई सजेस्ट जैसे रिच डैड पुअर डैड इज अ वंडरफुल बुक, उसको आप स्टडी करें, आपको मनी की अंडरस्टैंडिंग होगी कि नॉट सेविंग डजंट वर्क ओनली, एसेट्स कौन सी हैं, लायबिलिटीज कौन सी हैं। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, आई स्ट्रांगली रिकमेंड बिफोर 2026 स्टार्ट्स, आप इसको एक दफ़ा बैठ के ज़रूर करें। हम 2 तरह के व्हील ऑफ लाइफ को डिस्कस करते हैं, एक प्योरली मुकम्मल व्हील ऑफ लाइफ, एक होलिस्टिक पिक्चर जिसमें हेल्थ भी है, स्पिरिचुअलिटी है, बिजनेस है। दूसरा है कॉर्पोरेट व्हील ऑफ लाइफ, उस पर हम बात करेंगे कि कॉर्पोरेट व्हील ऑफ लाइफ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और फिर अपने गोल्स बनाएं, फिर उसको अलाइन करें उन गोल्स के साथ, एंड देन इन द एंड आपको करना यह है कि अपनी
रूटीन, डे टू डे रूटीन लाइफ को अब उसके उसके मुताबिक मुताबिक अलाइन अलाइन करना शुरू कर या। दें। अच्छा, अब आ जाते हैं कि अगर हेल्थ में स्कोर 2 है तो जी। फिर हमें क्या करना चाहिए उसके लिए? सिंपल, आप किसी 2-3 लोगों से ज़रूर रब्ता करें। ठीक है। एक जो आपका बॉडी मास जो है ना उसके बारे में अपडेट ठीक कर है, सकें ओके। कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, किस तरह से आपको अपनी मतलब हेल्थ नॉर्मल डॉक्टर से बनानी या है। न्यूट्रिशन से आप Yes. जो है ना वो कंसल्ट करें। एग्जैक्टली ठीक है। और अपनी एक दफ़ा रूटीन को देखें कि उसमें कितनी ऐसे उसमें टाइम है हम- जो आप गलत मिस यूज़ है। कर रहे हैं, और फिर उसके मुताबिक आप अलाइन कर लें एंड देन मेक चेंजेस आउट ऑफ ठीक इट। है। तो हैविंग लेस स्कोर इज़ नॉट बैड, ओके। इट इज़ गुड, क्योंकि आपको अब अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मैं गलत कर रहा हूँ। अच्छा, 2 लेस है। 2 इज़ लेस, अच्छा। 2 इज़ लेस। आपने अगर कम उस पर तवज्जो दे रहे हैं तो उसको मिनिमम मार्क्स देंगे, अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो ओके, मैक्सिमम तो मार्क्स उसको देंगे। मैक्सिमम मार्क्स देंगे। या। और अगर मनी 6 पे आ जाता है तो फिर क्या होगा? मनी 6 का मतलब है कि आप एक एवरेज लाइफ जरूर गुजार रहे हैं जिस तरह के बाकी बहुत से लोग गुजार रहे Okay. हैं। यू आर नॉट माइंडफुल अबाउट मनी। ओके। माइंडफुलनेस, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको सिर्फ आप कमाई कर रहे हैं एक बिल्कुल वैसे जैसे कि बहुत से लोग बहुत कर से रहे लोग हैं कर रहे हैं, हाँ। और आपकी स्पेंडिंग भी ठीक है। है, तो आपकी वो मनी मैनेजमेंट नहीं है। तो व्हाट यू मस्ट सी ट्रैक करना जो जरूरी है, नंबर 1 आपकी कंपल्सिव बाइंग कितनी है। क्या आपको अचानक जब मोबाइल पे देखते हैं ऐड चल रहे हैं तो आपको अचानक ख्याल तो नहीं आ जाता कि अच्छा यार मेरा ख्याल है ये 2 सूट और होना चाहिए, हाँ। तो आप वो परचेज कर लेते ठीक है। हैं। आप कहीं निकलते हैं, कोई दोस्त कहता है चलें यार आज इस फूड चेन को ट्राई कर लेते हैं, आप उधर चले जाते हैं बगैर सोचे हुए कि क्या मेरे पास बजट इतना इजाज़त देता है। आप बिलियनियर क्यों नहीं है मुनीबा, बिलियनियर आर Obviously. मोर कंसर्न्ड अबाउट दिस। हाँ। तो इस जो हमारा मिडिल क्लास ट्रैप है ना, इससे बाहर निकलना चाहिए कि अगर किसी वक्त मुझे मुनीबा ने कहा कि चलो यहाँ पे खाना खाते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि यार मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? आप बताएं कि यार मेरे पास इस वक्त नहीं मेरा है, बजट नहीं है इतना। एंड इफ मुनीबा इज अ गुड फ्रेंड तो शी वुड अंडरस्टैंड। हाँ, बिल्कुल तो ऐसे ही है। वो फिर रख लेंगे कि अच्छा अगले महीने के इन डेट्स में इतनी मैं आई dates कैन पे हम आ मैनेज सकते हैं, हाँ। सही है ना? तो व्हाट यू मस्ट बी माइंडफुल अबाउट, Okay. नंबर 1 स्पेंड सम मनी ऑन योर ओन सेल्फ। ठीक है। अंडरस्टैंड मनी प्लीज, मैं ठीक है। बार बार लफ्ज इस्तेमाल ठीक करता है। हूँ। वी डोंट अंडरस्टैंड, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, वेस्टेड हेल ऑफ मनी। कल मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करता हूँ, देख रहा था, किसी ने कहा कि इफ़ यू आर अवेलेबल एवरीवन ऑल द टाइम, यू आर नॉट मर्सीफुल टू योर सेल्फ, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ। एग्जैक्टली। आप अपना वक्त जब दे रहे हैं किसी को भी, मैं आपके साथ भी गपशप कर रहा हूँ, दूसरे के साथ भी, तीसरे के साथ भी, तो मेरी कुछ एनर्जी लग रही है भाई, ट्रू। और मैं अपना वक्त जो दे रहा हूँ वो किसी और वो किसी और को काम दे पे रहा दे हूँ, सकता बिल्कुल था। ऐसे ही है, हाँ। तो आई लर्न टू से नो No टू to समवेयर। somewhere, हाँ। सही है। तो जब आप वो नो कहना सीखते हैं, जब आप माइंडफुल हैं इस व्हील ऑफ लाइफ के साथ, तो फिर आप ऐसा ऐसा नो कहना सीख लेते सही है, हैं। व्हेन यू ठीक स्टार्ट सेइंग नो, यू से यस टू अ लिटिल इंपॉर्टेंट वंस। दैट इज द ट्रैक यू मस्ट फॉलो। बिल्कुल ऐसे ही अपने आप को टाइम दें और फिर इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आती जाती है जब आप अपने आप को टाइम देते हैं, मेहनत करते हैं अपने ऊपर। तो व्हील ऑफ लाइफ के हवाले से हम बात कर रहे थे, अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फवाद साहब कि आप आए और उसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।